रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग। 24 सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी, इस दुआ के साथ कि आपका अच्छा दिन अच्छे तरीके से गुजरे। और अमूमन मंडे को ग्लूमी कहा जाता है कि आप शायद थोड़े से सैड होंगे, वीकेंड के बाद आपको दोबारा दफ्तर जाना पड़ता है तो थोड़ा सा सुस्ती भी होती है, और ऐसे मौसम में तो ज़्यादा सुस्ती होती है। लेकिन आज एक्साइटमेंट लेवल कुछ और था और मैं इतनी खुश थी कि पाकिस्तानी टीम जो है सेमीफाइनल में अब खेलेगी और अनबीटेबल टीम है। अभी तक वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को कोई नहीं हरा सका और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि ट्रॉफी घर आ रही है, यानी कि वर्ल्ड कप हमारा है और हमने इंशाल्लाह जीत जाना है। कप्तान बाबर आजम ने क्या जबरदस्त परफॉर्म किया, कैसे कप्तानी कर रहे हैं वो, कैसे खेल रहे हैं, और फिर हर मेंबर जो टीम का था उसने अपनी अपनी कैपेसिटी में बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया है। जी शोएब मलिक साहब छा गए हैं एंड एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट इट कि उन्होंने कल क्या क्लास शो की है, क्या वर्थ शो की है। और अफसोस हो रहा था कि ये उनका लास्ट वर्ल्ड कप है, उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे, लेकिन ही इज़ टू यंग फॉर दैट। जिसे कहते हैं ना कि ओल्ड इज गोल्ड, वो ऐसा लग रहा था कि उनकी एनर्जी, उनका एंथुजियाज्म और टीम में जैसे उन्होंने परफॉर्म किया बड़ा ज़बरदस्त रहा। इसको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे जी। 5वीं मुसलसल ये फतेह है हमारी, और हमारे साथ स्टूडियो में जो रिपोर्टर मौजूद होंगे उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। और सेगमेंट में हम कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई ऐसी आपको ज़रूर बताई जाए कि दिन का आगाज़ जो है वो एक अच्छी बात से हो जाए। तो हम अपना सेगमेंट शामिल करेंगे एक दिन एक नेकी। एक दिन एक नेकी में आज का मैसेज देखते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, वअन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल ली रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या बुनय्या इन क़दरता अन तुस्बिहा व तुमसिहा व लैसा फ़ी क़ल्बिका गश्शुन लि अहदिन फ़अफ़अल औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। आज का मैसेज और पैगाम ये है, अपने दिलों को खोट से पाक रखना। आज का मैसेज और पैगाम मैं अपने भाइयों से, बहनों से ये करना चाह रहा हूँ कि अपने दिलों को खोट से पाक रखना। जैसे कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या बुनैया, ए मेरे बेटे, इन क़दरता, अगर तू इस बात की ताकत रखता है कि तू सुबह और शाम इस हाल में करे, वलैसा फ़ी क़ल्बिका गश्शुन लि अहदिन, तेरे दिल में किसी के बारे में खोट ना हो। मेरे भाइयों, नमाज पढ़ना आसान है, हज करना आसान है, अपने दिलों को खोट से पाक रखना बड़ा मुश्किल काम है। और क़ुरबान जो है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की इस हदीस पर आपने ये नहीं फरमाया कि मुसलमान के लिए लि अहदिन, इशारा कर दिया तेरे दिल में किसी काफिर के बारे में भी खोट नहीं होनी चाहिए। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आखिर में इरशाद फरमाया, अगर तू ऐसा करेगा तो जन्नत में तू मेरे साथ होगा। मेरे भाइयों, अगर हम ये चाहते हैं कि जन्नत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मिल जाए, तो इसका आसान तरीक़ा ये है, अपने दिलों को खोट से पाक रखना। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस हदीस पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम आमीन। और बड़ा ज़बरदस्त मैसेज, और इसी के साथ दिन का आगाज़। हमारे साथ स्टूडियो में शाहिद सिप्रा मौजूद हैं, उन्हें हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सिप्रा साहब। वालेकुम अस्सलाम। सिप्रा साहब, मेरी खुशी देख के आपको एहसास हो रहा है कि हमें जो इतनी सारी परेशानियों में एक थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है वो वर्ल्ड कप के मैचेस से मिल रहा है। पाकिस्तानी टीम क्या परफॉर्म कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल आपने ठीक कहा, और सोशल मीडिया पे भी यही चल रहा है कि ये चीनी और ये पेट्रोल की कीमतें और ये महंगाई, लेकिन उसके
बरअक्स जब हम अपनी टीम की कारकर्दगी को देखते हैं, जब मैचेस को देखते हैं और फिर इस तरह शानदार मुसलसल कामयाबी के मतलब अपने ग्रुप में आप, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अपने ग्रुप में आप अनबीटेबल रहे हैं और जितने मैचेस आपने खेले सब आप जीत जाएं और फिर उसमें अच्छी टीमें भी थीं जिसमें आपका भारत भी शामिल है, जी जी, बाकी टीमें भी शामिल हैं। इंडिया के साथ मैच तो आपको पता है उसको हमेशा फाइनल कंसिडर किया जाता है, तो कल वाले मैच में भी देख लें कि आपने जिस तरह आप कह रहे थे ओल्ड इज गोल्ड के शुएब मलिक जब एंड पे आए और उन्होंने जिस तरह खेला है और उनकी 18 गेंदों पे जो 50 है तो वो एक तो रिकॉर्ड का, हाँ तो फिर रिकॉर्ड का हिस्सा भी बन गई। देखें बड़ी बात होती है कि आपका कैप्टन जो है बाबर आजम, उसका खेलना, आप शुएब मलिक का रात इंटरव्यू मैं भी सुन रहा था, उसने कहा कि जब मैं खेलने के लिए आया तो बाबर ने मुझे बताया कि पिच किस तरह की है, बॉल किस तरह आ रहा है, उसको खेलना किस तरह है। इसी तरह आप उससे लास्ट मैच जब अफगानिस्तान के साथ था, आसिफ अली ने जिस तरह खेला उसने भी यही कहा कि शुएब मलिक से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि पिच का ये मामला है, इस तरह गेंद आ रही है, इसको इस तरह खेलना है, इसकी बाउंड्री इतने मीटर यहाँ पे है तो इसको यहाँ पे खेलोगे तो अच्छा खेला जाएगा। ये बात क्या है कि आपके तजर्बाकार जब प्लेयर्स होंगे टीम में तो उसके बाद खेला जा सकता है। मोहम्मद हफीज लास्ट जो मैचेस हैं दो उसमें उससे पहले उनकी परफॉर्मेंस वो नहीं थी। हमारे पास स्ट्रॉन्ग हिटर्स आ गए हैं, मोहम्मद हफीज, शुएब मलिक, आसिफ अली, बाउंड्री ऐसे लगा रहे थे जैसे उनके लिए कोई बात ही नहीं है। हफीज ने भी बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया, पिछली दफा भी वो बड़ा अच्छा, पहली दफा नजर आ रहा है कि पाकिस्तानी टीम खेल रही है और प्रेशर के बगैर खेल रही है, किसी भी दबाव में नहीं है। हमेशा हम जब भी खेले हैं हमें किसी ना किसी दबाव का हम लोग शिकार रहे हैं, लेकिन ये शायद एक अल्लाह ताला की तरफ से भी मदद होती है, जिस तरह बाबर भी कहते हैं, उसके बाद आपके जो मोहम्मद रिजवान हैं उनकी बैटिंग जो है वो भी हमेशा यही कहते हैं कि अल्लाह ताला और आवाम का साथ हो तो फिर इसी तरह के मामलात होते हैं। लेकिन इस दफ़ा जो परफॉर्मेंस है उनकी, उनको हम उनको जस्टिफाई भी किया जा सकता है, उनको खराज तहसीन भी हमें पेश करना चाहिए। और फिर लास्ट में जब कैप्टन का लास्ट बयान आया उन्होंने कहा कि 11 नवंबर को सेमी है और कोशिश यही है कि हम फाइनल जीत के आएँ और कप जो है अपने घर में लेकर आएँ। तो करोड़ों आवाम जो है उनके साथ खड़ी है और अल्लाह ताला से हमें दुआ भी करनी चाहिए कि जिस तरह आप कह रही हैं कि हमें खुशी मिल रही है, लेकिन जब हम फाइनल जीत जाएंगे तो फिर खुशी कहाँ चली जाएगी, तो फिर आओ इसका अच्छा, ये वाइड टूर्नामेंट है सिप्रा साहब कि हमने अपनी टीम को तनकीद का निशाना नहीं बनाया, लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं। हमने जो मीम्स बनाई हैं वो अपनी टीम की फेवर में बनाई हैं और दूसरी टीम्स का मजाक उड़ाते हुए बनाई हैं। आप देखिए कि कल चूंकि इंडिया भी आउट हो गया और अब वो डायरेक्ट मुंबई एयरपोर्ट जाएगा, ऑल्दो उनका एक मैच रहता है, लेकिन उनके लिए हमने जो है ना वो कंडोलेंसेस भी किए कि हमसायों से हम जो है ना इजहार ताज़ियत भी करते हैं। और इंडियन टीम और इंडियन फैंस का जो मजाक बनाया वो भी आपके सामने है। मुंबई एयरपोर्ट कल टॉप ट्रेंड रहा, उसके अलावा पाकिस्तान वर्सेस ये हरभजन सिंह को जो है वो हमने मीम्स के अंदर फिट कर दिया। तो हम हर सिचुएशन को एंजॉय करते हैं, लेकिन इस दफा ये है कि तनकीद के जितने तीर है ना वो हमारी टीम की तरफ नहीं है बल्कि बाकी टीम्स की तरफ है। और इंशाल्लाह सेमीफाइनल में जो हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला है वो भी हमने बड़ा जबरदस्त तरीके से खेलना है और नजर ना लगे जी हमारी टीम को। ये तो बार बार हमारी, आपको पता ना, इमोशनल होकर हमारी दुआएं तो निकलती नहीं। कल सबसे मजेदार ये था कि इंडिया से 2 लोग जो हैं वो सेमीफाइनल में पहुंचे हैं, एक सानिया मिर्जा और एक वो हसन अली की बीवी। चलिए जी, आपने भी शेयर कर दिया अपना जोक इस मैच से जो आपने सोच रखा था। इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और अभी हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं शहर लाहौर का आज का मौसम कैसा रहेगा, टुडेज वेदर। कोमल हमारे साथ मौजूद हैं। कोमल बताइएगा महकमा मौसमियात की जानिब से क्या बताया जा रहा है? जी बिल्कुल सिमल, शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात कर ली जाए तो आज शहर लाहौर का मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा खुशगवार है और शहरी जो है इस मौसम को खूब इंजॉय भी कर रहे हैं। नवंबर के मौसम में सर्दी जो थी वो बहुत ज़्यादा होती थी, गुज़िश्ता साल भी इसी तरह देखने में आया, लेकिन इस साल जो है वो मौसम जो है अपनी गड़ाइयाँ दिखाता हुआ बरकरार है और इस दफ़ा जो है वो इस कदर जो है वो सर्दी नहीं हो रही जिस तरह के होनी चाहिए। लेकिन ये जो मौसम है शहरियों के इंजॉय करने वाला मौसम है, ना तो बहुत ज़्यादा सर्दी है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी है, दरमियाना मौसम है। मिले जुले मौसम को शहरी जो है वो खूब इंजॉय करना जानते हैं क्योंकि लाहौरी हैं। और इस वक्त मौसम के हवाले से बात की जाए तो दर्जा हरारत जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और सूरज की किरणें जो है वो आपको इस वक्त अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि मेरे चेहरे पे जिस तरह से धूप पड़ रही है कि सूरज की किरणें जो है वो धीमी धीमी सी हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खुशी का एहसास दिला रही हैं, बहुत ही ज़्यादा
सुकून महसूस करवा रही हैं। और बात की जाए हवा में नमी के तनासुब के हवाले से, तो हवा में नमी का तनासुब जो है वो आज 70% रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हवा की रफ्तार जो है वो 2 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से दिन भर के हवाले से कहा यह जा रहा है कि आज दिन भर मौसम जो है वो खुश्क रहेगा, कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। रवां हफ्ता मौसम जो है वो खुश्क रहने वाला है। इसी तरह लाहौर के क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात की जाए तो फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफे के बाद लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है और 368 आज रिकॉर्ड किया जा रहा है। स्मोक में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने में आ रहा है। ये सब कुछ जो है वो सिर्फ बारिशें ना होने की वजह से शहरियों को सामना करना पड़ा है इन मुश्किलात का। इसलिए जो है वो शहरियों को हिदायत बार बार की जा रही है कि घरों से निकलते वक्त मास्क इस्तेमाल लाजमी करें। आंखों में चुभन स्मोक की वजह से देखी जा रही है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा महसूस की जा रही है, इसलिए शहरों को हिदायत की जा रही है घरों से निकलते वक्त जो है वो ग्लासेस का भी इस्तेमाल करें ताकि जो आंखों की चुभन वाली बीमारी है इससे भी महफूज रह सकेंगे और मास्क इस्तेमाल से जो है वो फेफड़ों की बीमारी से भी महफूज रहा जा सकेगा। कोमल, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी और बिल्कुल आपने सही इंडिकेट किया कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है और बारिश की भी कोई पेशगोई नहीं की गई। सिप्रा साहब, फिजाई आलूदगी लाहौरियों के लिए वबाए जान बन गई है। आप देखिए बारिशें नहीं हो रही हैं। कल जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया था वो 350 था और आज अभी जो लेटेस्ट है वो 368 है, यानी कि हम डेंजर जोन में एंटर हो चुके हैं। देखिए, हम लोग तो इस बात की निशानदेही कर रहे हैं। मुझे बताएं कि जो मुतल्लिका इदारे हैं जिसमें आपका माहौलियात का महकमा है, जो मुख्तलिफ इलाकों में जाके ऑपरेशन करता था कि भट्टा को बंद कर दें, उसके बाद इंडस्ट्री ऐसी जो धुआं छोड़ रही है उसको बंद करें, या फिर गाड़ियों का कोई मामला है कि अगर किसी जगह पे धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां चल रही हैं सड़कों पे तो उनको बंद किया जाए, ये ऑपरेशन नहीं होता। हमारे यहाँ ये अलमिया है माजरत के साथ कि जब सर से पानी गुजर जाता है हम लोग उस वक्त एक्टिव होते हैं। हमारे तमाम डिपार्टमेंट्स, तमाम महकमे, तमाम इदारे उस वक्त मुतहरिक होते हैं जब हम लोग नुकसान की तरफ जा चुके होते हैं। अब देखें 350 तक। अच्छा, बाज़ औक़ात ये भी कहते हैं कि सोशल मीडिया या सोशल जो इंडेक्स है इसको हम ठीक नहीं है, इससे मामला ठीक नहीं। तो मुझे ये बताएं कि ये जो हम फुटेज दिखा रहे हैं, अच्छा फिर उसको भी छोड़ दें, फुटेज को भी छोड़ दें कि ये मुतल्लिका इदारों के जितने ऑफिसर्स हैं जब अपने घरों से निकलते हैं उनको शहर में ये स्मोक नजर नहीं आती जिनको नजर आती है। बहुत सारी आंखों का जलना, फिर उसके बाद स्किन का मामलात है, ये तमाम चीजें नजर आने के बावजूद आप लोग कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठ जाएं कि हमें नुकसान नहीं होगा, तो फिर अवामुन नास को उनके अपने हाल पे छोड़ दिया। मौजूदा हुकूमत का भी यही हाल है कि उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे अवाम की फलाह हो। स्मोक हमेशा आती है, डेंगू हमेशा आता था। माजी में टीमें मुतहरिक होती थी तो डेंगू कंट्रोल में रहा। आज डेंगू की सूरत हाल आपके सामने, 300-400 केसेस रोज रिपोर्ट हो रहा है, 700-800 जगह पे आपको लार्वा मिल रहा है, मच्छर की अफजाइश हो चुकी है। यही हालात हमारे साथ स्मोक करेगी। पहले कोरोना, फिर डेंगू, अब स्मोक आ गया, फिर फोग आ जाएगी। ये तमाम चीजें इकट्ठी हो जाएंगी तो हमें मुश्किल हो जाएगी। इसलिए कबल अज वक्त करने वाली चीजें हम नहीं करते। अभी क्या है कि पहले माजी में ये कहा जाता है कि हमसाया ममालिक में जब धान की फसल को आग लगाई जाती है तो उसकी वजह से स्मोक होती है। भाई हम लोग उससे अब निकल गए हैं, ये उन पर आप डाल दें, ये अब नहीं है। हमारे यहाँ तो हर साल इस तरह का मामला हो रहा है कि आपका जैसे ही नवंबर या अक्टूबर का एंड चल रहा होता है, नवंबर का आगाज होता है, तो ये स्मोक आपको नजर आना शुरू और उसका नुकसान आपके सामने है। और ऐसा लग रहा है सिप्रा साहब कि अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया, सिर्फ अपना कोई रोल प्ले नहीं करना, बस अल्लाह ताला ही हैं जो बारिश कर दें, बाराने रहमत हो तो हालात बेहतर हो जाएं, वो चाहे डेंगू के हों या स्मोक के हों। गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के 2000 के चालान, वार्डन्स को कह दिया जी आप खुद ही इसको असेस करें और 2000 रुपए के चालान कर दें, या भट्टा को जिगजैग पॉलिसी पर लेके जाना है, वो हुए हैं नहीं हुए हैं किसी ने चेक नहीं करना। आंखों की बीमारियां, सांस के पेशेंट, जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं उनके लिए ये इतना प्रॉब्लम बना हुआ है, स्किन की एलर्जीज इतनी ज्यादा, इस तरह की वबाएं फूट रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखिए मेरी बात सुने, जब हमने हर चीज ही अल्लाह पर डाल देनी है, बिल्कुल ठीक है, तवक्कल अल्लाह जो है वो तो होता ही है, जी। वो तो आखिरी हल है ना कि हमने दुआएं करनी है। लेकिन देखे ना, अगर एक मरीज है, उसको कोई मर्ज है तो उसकी दवा भी है, तो ये भी तो इस्लाम में ही है ना कि आप उसका इलाज करवाएं, और हर मर्ज का इलाज भी मौजूद है, इस एहतियात भी है, तो इसलिए एहतियात भी हमें करनी है। ये तो नहीं है कि हमें गाड़ी के नीचे, पता है कि गाड़ी के नीचे आ जाएंगे तो इसकी वजह से जख्मी होंगे या हलाकत हो सकती है, इसका क्या मतलब है कि हम लोग गाड़ी के नीचे चले जाएं। लेकिन एहतियात का भी इस्लाम में कॉन्सेप्ट है। बात यह है कि हम हर चीज को इस तरह नहीं कर सकते, आखिर कुछ जिम्मेदारियां भी तो है ना। ये महकमे और ये लाखों रुपए की तनख्वाह और ये मरात, गाड़ियां ग्रीन नंबर प्लेट लगाकर इनको शहर में घूमने के लिए तो नहीं दी गई, हमारी फलाह के लिए या हमारी फलाह बहबूद के काम करने के लिए इनको दिया गया है। इसलिए ये लोग इस बात का इंतजार करते हैं
कि माह नवंबर के मिड के बाद एक आपको पता है आखिरी बारिश होती है। जी जी। अगर ना हो तो फिर हमें मेरे ख्याल में इज्तिमाई तौर पर नमाज इस्तिस्का पे जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जो इस्लाम में भी है कि जगह पे कहत आता था, बारिश नहीं होती थी, मसला होता था, तो बारिश के लिए नमाज इस्तिस्का अदा की जाती थी। तो फिर हमें मेरे ख्याल में अभी हालात 360 जिस तरह आप बता रही हैं, तो मेरे ख्याल में अभी हमें गुनाहों की माफी मांगकर इस तरफ चले जाना चाहिए, इदारों पे नहीं रहना चाहिए। लेकिन सिप्रा साहब, अभी जो आपने शुरू में बात की थी ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये इदारे माने तो सही कि 368 पर पहुंचा, ये तो डिनायल मोड में रहते हैं। ये कहते हैं प्राइवेट इंडिकेटर्स झूठ बोलते हैं। इवन यूएस कॉन्सुलेट में जो इंडिकेटर शो किया जाता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसको भी मानने से ये इनकारी हो जाते हैं। मानेंगे तो सद्देबाब करेंगे ना। आप तो उस मोड में ही नहीं है कि आप कह रहे हैं जी इतनी स्मॉग नहीं है जितना हवा बनाया हुआ है मीडिया ने। अच्छा चले मान लेते हैं कि हम इसको नहीं मानते, ये भी ना माने, खुद जारी कर देना हमें और आवाम को बता दें। आपका महकमा मौसमियात वेदर जो है वो आपको पहले प्रिडिक्ट करता है कि तूफान आने वाला है या आंधी आएगी या बारिश होगी। इंडिकेटर्स इसके कंपैरिजन में बड़े कम होते हैं, वो पता नहीं किस टाइम पर बैठकर कौन सी जगह पर बैठ जो भी है। लेकिन अगर हमारी बात ये नहीं मानते या ये सोशल मीडिया की बात या ये इंडेक्स इसको नहीं मान रहे, तो अपना आप इंडेक्स जारी करके कम से कम कौम को इत्मीनान में तो लें, कौम को बताएं पे तो सही ना कि किस जगह पे मामला है। इसलिए ये नहीं बताएंगे। उसकी क्या वजह है कि सूरत हाल तो आपके सामने है, हर चीज तो शहर में नजर आ रही है कि स्मोक किस तरह है और किस तरह नुकसान पहुंचा रही है। तो फिर आप क्या किस पे झूठ लगाएंगे, किस पे गलत कहेंगे? आप खुद गलत हैं, इन्होंने खुद काम नहीं किया जिसकी वजह से हम नुकसान की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेंगे तो मसला दूर नहीं हो जाएगा। ये हर डिपार्टमेंट को, हर इदारे को समझने की जरूरत है। और अभी एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, कल परवेज़ मलिक मरहूम का चहलम बुलंदी की दर्जात की दुआएं की गई और इस तकरीब में मुस्लिम लीग नून और दीगर पार्टी से अहम सियासी रहनुमा जो हैं उन्होंने भी शिरकत की। सिप्रा साहब, एक खला तो छोड़ गए हैं परवेज़ मलिक साहब, आज हम में नहीं हैं, लेकिन उनकी लेगेसी जो है, उनका काम जो है वो हमेशा जिंदा रहेगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि न सिर्फ अपनी फैमिली के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, मुस्लिम लीग नवाज़ और बिलखसूस लाहौर के जितने कारकुन हैं उनके लिए। देखें, जब इनकी डेथ हुई उस वक्त जो बयान सामने आए वो यही था कि आज हम एक अच्छे लीडर से, हम अपने बाप से महरूम हो गए हैं। तो यही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो हमें, मेरे ख्याल में तमाम कारकुनों को भी और हमें भी उनकी मगफरत की अब दुआ करनी चाहिए ताकि उनकी आखिरत जो है वो अच्छी हो जाए। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। जिस तरह आप कह रही हैं कि उनका चेलम हो गया है, चेलम में अल्लामा रागिब नईमी ने उनकी मगफरत की खसूसी दुआ भी करवाई है। लोग भी शरीक हुए हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ से भी कारकुन भी शरीक हुए हैं, जो लीडर्स हैं वो भी इसमें शरीक हुए हैं। और इसमें अब देखें कि उनकी वफ़ात के बाद फिर इलेक्शन है और उसी ख़ानदान ने दोबारा इलेक्शन लड़ना है। तो मेरे ख्याल में कारकुन जो हैं आज अगर सदमे में हैं, तो अगर वो जीत जाते हैं तो वापस उसी जगह पर आ जाएंगे कि एक मुस्लिम लीग नवाज़ जो एक डेथ की वजह से जो सीट खाली हुई थी वो दोबारा मुस्लिम लीग नवाज़ के पास है। NA 133 का आप जिक्र कर रहे हैं और NA 133 में जैसे पीछे आए तो बिल्कुल ही आउट हो गई अपनी गलतियों की वजह से या जानबूझकर बहुत से हल्के इस पर बहुत सी बातें कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर ऑपोजिशन के लिए अब ये इसलिए इम्पॉर्टेंट इलेक्शन भी है जिसमें सीट नून लीग की है और अब चांसेस भी यही है कि नून लीग ये सीट अपनी निकाल लेगी क्योंकि वोटर्स की सपोर्ट उनको है। एक और तरफ आवाम बड़े परेशान है सिप्रा साहब, और वो महंगाई है, वो गवर्नमेंट की गवर्नेंस है, वो मिसमैनेजमेंट है, जिस पर कल ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा भी कि स्पेशली जब डस्का इलेक्शन की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो सामने आ गई तो उन्होंने कहा कि चोरी सरेआम पकड़ी गई है जी, वज़ीर आज़म इस्तीफा दे दें, गैर जानिबदाराना तहकीकात का सामना करें ताकि तमाम चीज़ें सामने आएँ। यानी कि गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है, वहीं पर आवाम को मोटिवेट भी किया जा रहा है। देखें, वो तो जो रिपोर्ट आई है उसमें बड़े सनसनीखेज इंकिशाफात किए गए हैं कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा का उसमें नाम आया है, फिर AC डस्का का घर में या किसी दफ्तर में मुलाकात होना और फिर वहाँ पे इस तरह का प्लानिंग करना। तो पहले PTI जो है वो धांधली का इल्ज़ाम लगाती थी, लेकिन इस इलेक्शन में मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से धांधली का इल्ज़ाम लगाया भी गया और जो हालात नज़र आए कि आपके ROs जो हैं वो पहुँचे नहीं हैं, आपके पोलिंग स्टेशन का अमला है वो अपने जो बैलेट बॉक्स हैं वो लेकर नहीं पहुंचे, तो रास्ते में गायब हो जाना, कहीं धुंध का बहाना, कहीं पे कुछ हुआ, तो फिर ये सारी चीज़ें मिली और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अब अपोजिशन लीडर जो है वो सामने है, उन्होंने कहा है कि इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले कहा करती थी कि किसी जगह पे धांधली की गई है, धांधली ज़्यादा इलेक्शन है तो रिजाइन देना चाहिए। आज वो मुतालबा कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए। देखें, बात यह है कि आपने थोड़ा महंगाई का भी जिक्र किया। आज जो इलेक्शन होने जा रहा है NA 133 में, उसमें अगर उनका नारा देखेंगे तो इज्जत दो था, फिर काम को इज्जत दो, और अब क्या है कि महंगाई के खिलाफ वोट दो। ये क्या हुआ कि आपके आहिस्ता आहिस्ता जो मामलात हैं मुल्की वो तब्दील होते गए
और उसके साथ साथ आपकी जो अपोजिशन की जो तरजीहात हैं वो भी उसमें तब्दील होती गई। और इस वक्त सबसे बड़ा मामला हमारे सामने क्या है कि महंगाई है। आप पेट्रोलियम मसनूआत की बात कर लें, 3 दिन तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी, बड़े ऐलानात और बड़े उनके वजीर मशीर आ गए जी, प्राइम मिनिस्टर ने कहा पेट्रोल नहीं बढ़ाना, और 3 दिन ही ना गुजरे, चौथी रात जनाब रात देते पैर जाके अनाउंस कर दिया। बात यह है कि अगर हकीकी मायनों में अगर आप रिलीफ देना चाहते हैं तो फिर उसको रिलीफ देने का और तरीकाकार होता है। ये कार्ड शार्ड छोड़ दें कि हम कार्ड बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। 2 रुपए पेट्रोल महंगा होता था, बिजली 1 रुपया महंगी होती थी, सड़कों पर निकल आते थे और इस गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो जाता था काम करना। उस वक्त की मैं बात करी। हमारी किस्मत ये कि वही ऑपोजिशन अब गवर्नमेंट में आ गई है, लेकिन हमारी ऑपोजिशन उस तरह से आवाम को मोटिवेट नहीं कर पा रही है। ये बात आप मानिए कि उस तरह से उस लेवल के एहतजाज नहीं हो रहे जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है। मेरे ख्याल में जो हमारी मौजूदा हुकूमत है वो खुद मोटिवेट कर रही है, वो अपने अगेंस्ट अवाम को खुद कर रही है। अपोजिशन को तो किरदार अदा करना ही चाहिए था, वो नहीं कर रही। शायद फ्रेंडली अपोजिशन भी आप इसको कह सकते हैं, या खामोश हैं या आने वाले कल में, या शायद मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस जगह पर या उस मकाम पर लाकर ये छोड़ना चाहते हैं ताकि आने वाले इलेक्शन में ये कहीं नजर ना आए। और शायद यही वजह है कि उसको टाइम पूरा करवाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपोजिशन एहतजाज पर नहीं है। दूसरी जो मैंने बात की है कि अवाम के साथ आपने इस तरह के हालात कर दिए हैं कि अपोजिशन की जरूरत नहीं है, अवाम खुद ही अपोजिशन अब बन चुकी है कि पेट्रोलियम मसनूआत हो, चीनी हो, सब्जी हो, आपका फल हो। मुझे ये बताएं कि कोई ऐसी सब्जी नहीं है जो 100 रुपए किलो से कम जिसका रेट हो। सही बात है। पेट्रोल डलवाना है तो वो आपके बस में नहीं रहा। बहुत सारे लोगों ने अपने अजराए आमदोरफ्त जो है उनको महदूद कर लिया है कि आमदन तो है नहीं। अच्छा, फिर उनके क्या स्टेटमेंट देते हैं जी वजीर साहब बैठ के कि आप जराए आमदन बढ़ाएं। भाई आपने पहले हमें जिंदा दरगोर करने पे आप तुले हुए हैं, तो फिर आमदन हम किस तरह बढ़ाएं? कुछ हालात बेहतर होंगे, आपकी मईशत कहां पर जा रही है, हालात बेहतर होंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात एक और आपको बता दूं, आजकल चीनी का चल रहा है। मुझे ये बात सुनकर एक सरकारी ऑफिसर से बात हुई, मुझे बड़ी हैरत हुई कि किसी डीलर ने अगर चीनी उठाई है तो उसने उससे बैंक से कर्जा ले लिया है कि चीनी को उसने प्लज करवा दिया है, उस पर कर्जा ले लिया है। आज अगर हुकूमत उस जखीरा अंदोज के खिलाफ कार्रवाई करेगी, 1000 बोरी 2000 4000 बोरी अगर पकड़ी जाती है तो बैंक जो है थ्रू कोर्ट वो वापस करवा देगा कि ये तो हमारी प्रॉपर्टी, हमने इनको पैसे दिए हैं। टेक्निकली मामला। आप मुझे ये बताएं कि ये जहां हालात हूं, आज कल ये कह रहे थे कि 90 रुपए चीनी फरोख्त हो रही है, पता नहीं किस दुनिया में बसते हैं, या फिर इनके घर का जो राशन है वो पता नहीं कहां से आता है कि आप बाहर निकलें, किसी स्टोर पर चलें, आपके वजीर साहब अपने मोहल्ले में किसी जनरल स्टोर पर जाकर चेक करें कि चीनी का रेट क्या है। सही बात है। तो फिर आपके सामने आपको याद होगा असेंबली के बाहर जब हम इन्हीं अराकीन असेंबली जो हमारे लिए कानून बनाते हैं या आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी चीज का रेट पूछते हैं तो इन्हें पता नहीं होता, इन्हें नहीं पता, वो जिसे कहते हैं ना किस पा विक दी, वो समझ नहीं आती है। बहरान से आपने जिक्र किया चीनी का, और इस हुकूमत को बहुत से बहरानों का सामना है जिसमें चीनी की किल्लत जो मार्केट में पैदा हो रही है उसकी वजह से भी कीमतें बढ़ रही हैं। और हमारी आज की लीड स्टोरी भी यही है कि एक और कोशिश की है जी, कल उन्होंने 2 चीनी ब्रोकर्स जो हैं वो 30 दिन के लिए नजरबंद कर दिए हैं, जिन्होंने चीनी स्टोर की हुई थी और वो मार्केट में नहीं ला रहे थे कि जब किल्लत पैदा हो तो ब्लैक में या जायद कीमत पर उसको फरोख्त करेंगे। 4 टोटल नाम ऐसे सामने आए थे जिनमें से 2 को पकड़ लिया। नहीं, मुझे बताएं ब्रोकर्स को आप नजर बंद करके क्या आप समझते हैं कि रेट डाउन हो जाएगा, कि आपके मामला ठीक हो जाएंगे? 3 साढ़े 3 साल हो गए, हर कीमत पे आपने लड़ाई की है, हर मामले पर लड़ाई की गई कि इसको हम कम करेंगे, लेकिन हुकूमत हमेशा नाकाम हुई। कहा FIA इन्वेस्टिगेशन करे, FIA की इन्वेस्टिगेशन भी होगी, बहुत बड़े बड़े नाम उसमें सामने भी आ गए, आज तक कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। और आने वाले कल में भी यही कुछ होना है जो आज हो रहा है। अवाम ने 140 रुपए भी खरीद लेनी है, 145 रुपए कर देंगे तो वो भी खरीद लेनी है। बात नहीं है अवाम ने खाना भी छोड़ नहीं, क्या करे, नहीं छोड़ेगी। मैं तो ये कहता हूँ कि बाइकआउट करना चाहिए। अच्छा, इधर से बाइकआउट करेंगे उधर गुड़ की और शक्कर की रेट बढ़ जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखा ना, मसनूई किल्लत पैदा करना, ये तो ब्रोकर जो माफिया जो है बैठा था ना मार्केट में, इनको पकड़कर आप सजाएं दें, बजाय के नजरबंदी करें, इनको कानून का कटहरे में लाएं, इनको बताएं कि आपने जो बुनियादी जरूरियात जिंदगी है वो अगर आवाम को मुयस्सर नहीं करनी तो फिर आपको कानून के कटहरे में आना पड़ेगा। लेकिन ये बेसिकली तो बुनियादी जरूरियात पूरी करना आपकी गवर्नमेंट रियासत का काम है। वैसे ये कानून के तहत ही किया है, उनको नजरबंद कर दिया, कोट लखपत जेल में रखा जाएगा और जितनी फायदा क्या होगा? चीनी थी वो
मार्केट रेट नहीं आएगी। मैं आपको बड़े आसानी से कह रहा हूँ, आपको पहले भी याद होगा 1.5 साल पहले जब बहरान हुआ था जनरल स्टोर से चीनी खत्म हो गई। आज भी यही होगा कि जनरल स्टोर से चीनी आपको मिलेगी नहीं। सिप्रा साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, मुझे पता नहीं पाकिस्तान कैसा चल रहा है। वरना तो तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर साहब कहते हैं जी 90 रुपए में किलो मिल रही है चीनी। चले मेरे साथ, चले मुझे बता दें, दावे से बात कर रहा हूं। मैं ये दावे से बात कर रहे हैं ना, ऐवान वजीर आला बैठे हैं, वहीं से निकले, 100 मीटर पे जनरल स्टोर है शमसकारी आबादी में, वहीं पे मुझे चीनी लेकर दिखाएं 90 रुपए, फिर बात होती है ना। बेसिकली बात यह है कि जो मिल रही है उसकी क्वालिटी भी कंपेयर करें, जो आप क्वालिटी को भी छोड़ दें, वो पाउडर है, वो मोटी चीनी है, वो ब्रीक चीनी है, जिस किस्म की भी चीनी है इस रेट पे नहीं मिल रही है आपको। सहूलत बाजार लगाया गया, आपको याद होगा, सिर्फ चीनी के लिए और आटे के लिए। आज भी वही नहीं है। मुशीर खजाना की मैं बात सुन रहा था कि यहाँ जो है वो आपका जो थैला है आटे का हम 1120 या 1100 का बेच रहे हैं। भाई साल पहले 2 साल पहले जो है 700 रुपए का भी था, वो आपको याद नहीं है? अच्छी चीजें क्यों जिक्र करेंगे? ये अच्छी चीजों की मैं क्यों ये बात कहता करेंगे? हूँ कि रियासत अगर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे कि बुनियादी जरूरियात जिंदगी पूरी करनी है तो फिर होगा। इसमें मैं आपको एक बताऊं कि मैं पहले पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले, सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल साहब की एक स्टेटमेंट मेरे सामने आई, बैक पेज पर लगी हुई, तो मुझे मालिकान भी चीनी को 90 रुपए में ही फरोख्त करना पड़ेगी। अच्छा, उन्होंने कहा कि करेंगे। मुझे ये बताएं कि जब ईद आई थी 2 साल पहले, ईद उल फित्र, तो उनके बयान मुझे उस अभी भी याद है। इन्होंने कहा था कि चिकन जो है जो सरकारी रेट होगा उस पर फरोख्त होगा, आज तक 350 रुपए फरोख्त हो रहा है। और मेरे ख्याल में मियां असलम इकबाल साहब ने ये स्टेटमेंट दी है, इसके बाद चीनी भी 140-45 पे ही फरोख्त होती रहेगी अगर ये मामला होंगे। मुझे ये बताएं कि बयान देना या प्रैक्टिकल या अमली तौर पर उस पर उन इक़दामात पर अमल दरामद करवाना ये बड़ा मुश्किल काम है। और ये उस वक्त होता है जब रियासत की रिट कायम हो। हम लोग बात तो करते हैं कि रियासत की रिट कायम होनी चाहिए, लेकिन आपका अगर माफिया उससे ज्यादा ताकतवर है, उनके पीछे सियासतदान है या जो भी हैं लोग, आखिर ताकतवर लोग उनकी पुष्पनाही करते हैं तो वो लोग बैठे हैं। इसलिए रियासत हर मामले में नाकाम ठहरी है, बिलखसूस जो हमारी बुनियादी जरूरियात है जिंदगी। बिल्कुल सही। और ये वो बात है जिसमें आप जस्टिफिकेशन भी नहीं दे सकते कि दुनिया भर में महंगाई हो रही है जिसका हम भी शिकार हो रहे हैं, क्योंकि ये आपकी नालायकी और नाअहली है। आप अपनी गवर्नेंस कायम नहीं कर सके, आप गरा फरोशी और मुनाफाखोरी को नहीं रोक सके, तो फिर जब आप महंगाई की बात करते हैं तो अन्य अवाम पर डबल बोझ है। एक तो वैसे ही ट्रिकल डाउन जो महंगाई आ रही है, दूसरा आपकी बैड गवर्नेंस के नतीजे में। बहरहाल जी, हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, ढोल की थाप पर दीवानावार रक्स करने वाले पप्पू साईं हमसे रुखसत हो गए और कल उनके नमाज जनाजा में मदाहों की एक बड़ी तादाद में शिरकत की। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, एक बहुत बड़ा नाम था। और फिर ढोल बजाकर मतलब उस पर रक्स खुद भी करना और लोगों को भी महसूस करना। और फिर उनकी पहचान कहाँ से थी? हजरत शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ का हर जुमेरात के रोज शुरू किया और फिर जाते भी थे। मैं पहले बता रहा था कि जब हम यूनिवर्सिटी में थे, 2002-3 की बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त हम भी मतलब दरबार पे जाना, और उस वक्त पप्पू साईं जो है वो तो उनका रोज था, जवानी थी। और फिर 30 मिनट तक 40 मिनट तक मुसलसल ढोल बजाना, और फिर लोग वहाँ बैठे हैं। तो आपको पता है कि दरबार का जो मामला होता है या उर्स होता है वो ढोल के बगैर अधूरा होता है, या वैसे भी। तो मेरे ख्याल में आज हमें उनकी जो मदाहों को जो उन्होंने आज छोड़ा है, तो मेरे ख्याल में उनकी हमें मगफरत की भी दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला मगफरत। आप देखें, कल उनके जनाजे पे दोबारा ढोल बजाया गया, सूफियाना तर्ज पे ढोल बजाया गया, उनको खराज अकीदत पेश किया गया, खराज तहसीन पेश किया गया। ये क्या है कि ये उनका जो फ़न था उसकी वजह से सारा हुआ। लेकिन मायूस कुन बात क्या है कि इतना बड़ा नाम जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज है उसको बनाया, उसने पाकिस्तान को मुतारिफ करवाया, उसके बावजूद एक भी सियासी शख्सियत या एक भी कोई बड़ा नाम सरकारी सतह पे जनाजे में शरीक नहीं हुआ। मुझे ये बताएं, अच्छा फिर साथ में ये भी कहा गया कि उनके जो इलाज मुआवजे के मामलात हैं नोटिस ज़रूर लिया गया, कहा भी गया कि हम इलाज मुआवजा करवाएंगे, लेकिन आज उनके बच्चे क्या कह रहे हैं कि उनका ट्रांसप्लांट नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये मामला हुआ। लेकिन हर किसी ने जाना है, ये दुनिया फानी है, आज जाना है कल जाना है। वो बात वही आ जाती है कि एहतियात भी है, हर मर्ज का इलाज भी है, लेकिन अगर बर वक्त इलाज नहीं होगा, एहतियात नहीं होगा, तो अल्टीमेटली ये दुनिया तो फानी है, हर किसी ने चले जाना। और आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये लोग हमारे सॉफ्ट एम्बेसडर्स होते हैं और रियासत की जिम्मेदारी बनती है कि इनकी जिम्मेदारी उठाए। लेकिन आज
जो उनके लवाहिकीन और उनके बच्चे शिकायत करते नज़र आ रहे हैं कि बरवक्त लिवर ट्रांसप्लांट नहीं हो सका, तो उसमें गवर्नमेंट को सोचना होगा। हमारे ऐसे बहुत से फ़नकार हैं जो सोशल मीडिया या मीडिया के ऊपर खबरें आने के बाद तवज्जो अपनी तरफ समेट सके और इलाज के लिए वो उससे पहले जो है वो जैसे कहते हैं ना इधर उधर ही देख रहे थे, लेकिन फिर गवर्नमेंट को मेरे ख्याल से कोई एक ऐसा पर्टिकुलर इदारा भी बना देना चाहिए, ऐसा कुछ फंड होना चाहिए इन लोगों के लिए जो अपने इलाज मुआवजे के लिए वहां पर अप्लाई कर सके और गवर्नमेंट उनको सपोर्ट भी कर सके। इसी के साथ सिप्रा साहब आगे बढ़ेंगे जी हम और अगली खबर की तरफ चलेंगे। कल शहर में अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का जिक्र करें या हम शहर की एडमिनिस्ट्रेशन का जिक्र करें तो बहुत से फ्लॉज नजर आए और हर मंडे को हम वीकेंड के बाद जब भी आते हैं ऐसी शिकायतें नजर आती हैं कि गुड्डियां उड़ रही थी और डोर फिरने से शहरी जख्मी हो गए, हादसात में इतना इजाफा हो गया, वन वेलिंग की इतनी शिकायत आती हैं और कल भी ऐसा ही हुआ, मोटरसाइकिल सवार जो है वो डोर फिरने से मिस्री शाह में शदीद जख्मी हो गया। देखें, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हर वीकेंड पे ऐसा अफसोसनाक वाक़या हो जाता है, लेकिन अगर एक गवर्नमेंट ने एक चीज़ पर पाबंदी लगाई है तो उस पाबंदी पर अमल दरामद करवाने के लिए हमारे पास फोर्सेस मौजूद हैं। आपने पुलिस में पता नहीं कौन कौन सी फोर्स बनवा दी, डॉल्फिन बना दी, पीरू बना दी और भी रूटीन में आपका क्राइम कंट्रोल करने के लिए टीम्स मौजूद होती हैं। उसके बावजूद अगर पतंगबाजी हम नहीं रोक सकते और ये ऐसी चीज़ है जो दूर से नज़र भी आ जाती है। अच्छा, हमारे यहाँ क्या हुआ कि जब ये हलाकत हुई किसी की, तो मुझे थोड़ा याद है कि ड्रोन कैमरा जो है वो पुलिस ने यूज करना शुरू कर दिया था कि किसी छत से कोई उड़ा रहा है तो उसको पकड़ा जाए, क्रैकडाउन किया जाए। मेरे ख्याल में ये मुसलसल चीजें होनी चाहिए। ये जब मुसलसल चीजें होंगी तो उसकी वजह से हम इस तरह के नुकसान से बच जाएंगे। ये खुदा ना खास्ता डोर फिरी है, अगर कुछ ज्यादा जोर से ये फिर जाती तो अगर खुदा ना खास्ता हलाकत हो जाती तो फिर कौन जिम्मेदार था। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारी ऐसी माएँ हैं जिनकी गोद जो है उजड़ी है। बेसिकली पंजाब गवर्नमेंट के पाबंदी लगाने का मकसद भी यही था, इसकी वजह से हमारी जानों को नुकसान पहुंच रहा है। तो फिर आपकी वो बात बिल्कुल ठीक है कि ये प्रैक्टिस मुसलसल होती रहनी चाहिए ताकि इन चीज़ों को रोका जा सके और गवर्नमेंट और पुलिस जो है वो अपनी रेड कायम कर सके। बहुत शुक्रिया सिप्रा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, हेडलाइंस जानिएगा, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। जैसे अभी आप ये मनाजिर देख रहे थे तो आप जान ही चुके होंगे कि हम डेंगू के हवाले से बात करने जा रहे हैं आज के प्रोग्राम में। और आज का प्रोग्राम ख़ास इसलिए भी है उन तमाम माओं के लिए, उन तमाम बड़ों के लिए जिन्होंने अपने बच्चों का ख्याल रखना है। अब बड़े जब बीमार होते हैं तो खुद साइन एंड सिम्टम्स भी बता पाते हैं, अपना ख्याल समहा और दी अदर खुद रख भी सकते हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे जो हैं जब वो बीमार होते हैं तो आप यकीन जानिए कि बहुत परेशानी का बायस भी होता है और उन बच्चों को कैसे वापस लेकर आना है सेहत की तरफ, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और जहाँ पर डेंगू मच्छर से बड़े बीमार हो रहे हैं वहीं पर बच्चों की भी एक बड़ी तादाद जो है वो इसका शिकार हो रही है। और इस वक्त चिल्ड्रन हॉस्पिटल में अराउंड 50 के करीब जो बच्चे हैं वो ज़ेरे इलाज हैं और इस वक्त वहाँ पर उनका स्पेशल वार्ड बनाकर इलाज किया जा रहा है। क्या एहतियाती तदाबीर हैं बच्चों के लिए, किस तरह से हम अपने बच्चों को डेंगू की बीमारी से बचा सकते हैं और इसके साथ साथ एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए उनको हेल्दी रख सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ चाइल्ड स्पेशलिस्ट फ्रॉम चिल्ड्रन हॉस्पिटल प्रोफेसर डॉक्टर जुनेद रशीद मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए। बच्चे बेचारे वैसे ही बड़े मासूम होते हैं, उनको तो सीजनल कोई बीमारी हो जाए तो घर में सब लोग परेशान हो जाते हैं और एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है उनको दोबारा हेल्थ की तरफ लेकर आना। डेंगू का शिकार हो रहे हैं जी बच्चे और बड़े स्वेयर सिम्टम्स के साथ भी हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, कैसे बचा जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू करते हैं और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर। आपकी इस दावत का बहुत शुक्रिया। देखिए, बच्चों में डेंगू वही अलामात से करीबन आ रहा है जैसे बड़ों में आ रहा है। अलामात जो हैं वो सडन बुखार से शुरू होती हैं और इसमें जो थोड़ा सा फ़र्क जानने की ज़रूरत है कि बाकी बहुत सी बीमारियों में बुखार दर्जा बदर्जा चढ़ता है। मसलन टाइफाइड है, उसमें ग्रेजुअल राइजिंग फीवर होता है और डेंगू में यू आर नॉर्मल अ डे बिफोर एंड देन देयर इज सडन राइज ऑफ फीवर, 103 104 तक बुखार चला जाता है और शदीद जिस्म में दर्द होती। कई बच्चे हमारे पास अस्पताल में आए जिन्होंने बहुत ज़्यादा सर दर्द की शिकायत की, चक्कर आने की शिकायत की, जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द की शिकायत की और उसके साथ कोई दूसरी अलामत नहीं होती। जैसे आजकल फ्लू का मौसम है, बहुत से बच्चे नज़ला ज़ुकाम, गले ख़राब, खांसी के साथ आ रहे हैं। अगर पेट ख़राब हो तो लूज मोशन, वॉमिटिंग के साथ बच्चे आते हैं। डेंगू में ज़्यादातर बच्चे बग़ैर किसी अलामत के तेज़ बुखार के साथ होते हैं और ये बुखार जो है वो करीबन 3 से 4 दिन इंतहाई शिद्दत से रहता है
और किसी भी दवा से वक्ती तौर पे जिसमें पैरासीटामोल से ठीक होता है या किसी दवाई से वक्ती फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये दवाई से बुखार सेटल नहीं करता। और इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बताने वाला है कि ये बुखार 3 से 4 दिन बाद यकदम कुछ घंटों में ठीक हो जाता है। ठीक है। और सारी एहतियात जो डेंगू में बाकी बीमारियों से फ़र्क है वो ये है कि सारी एहतियात बुखार टूटने के बाद शुरू होती है। अच्छा। क्योंकि देखिए डेंगू बुखार जिसको पहली मर्तबा हो, अब यहाँ भी ये जानना ज़रूरी है, हमारे पास ऐसे बच्चे आए जिनको वो अलामात थी जो दूसरी मर्तबा डेंगू होने से होती हैं और वालिदैन के लिए इल्म में भी नहीं था कि पहली मर्तबा कब बुखार हुआ। बिकॉज डेंगू बहुत सारे बच्चों में कोरोना की तरह ही एसिम्प्टोमेटिक, बगैर किसी अलामत के भी रह सकता है। ठीक है जी, होकर ख़त्म हो जाता है। जिनमें एसिम्प्टोमेटिक रहता है, कोई अलामत नहीं आती, वो उनके अंदर एंटीबॉडीज बन जाती। जब दूसरी मर्तबे उनको दोबारा डेंगू बुखार होता है तो वो एंटीबॉडीज का आपस में जो इंटरेक्शन डेवलप होता है उससे खुदा ना खास्ता ये बुखार शिद्दत इख्तियार कर सकता है। अब इसके 3 मराहिल हैं। सबसे पहले ये कि बुखार शुरू होने से पहले मसलन मच्छर ने काटा जिसके अंदर डेंगू का वायरस है, उसके बाद 4 से 7 दिन आपके अंदर वो कैफियत डेवलप होनी शुरू होती है। फिर तेज बुखार आता है जो 3 से 4 दिन 5 दिन तक भी रह सकता है। अब जिसको पहला अटैक होगा वो डेंगू बुखार ही कहलाएगा या डेंगू फीवर कहलाएगा, और वो उसके बाद रिकवरी में बच्चा चला जाता है। रिकवरी का मतलब ये होता है कि उसमें आहिस्ता आहिस्ता खुराक खाने में बेहतरी आनी शुरू होगी, बुखार पहले से टूट चुका होगा। कुछ बच्चों में खारिश के साथ एक रैश डेवलप होता है, कुछ बच्चों में ऐसा रैश होता है जो पूरी स्किन लाल हो जाती है और उसमें सफ़ेद सफ़ेद निशान होते हैं। जो ज़्यादा परेशानी वाली बात है वो उन बच्चों के लिए है जिनको डेंगू फीवर और रिकवरी के दरमियान एक क्रिटिकल फेज आता है 48 घंटे का। यहाँ ये जानना जरूरी है किसी भी आम बीमारी में, गला खराब, नज़ला जुकाम, जब बुखार टूटता है तो पेरेंट्स कंफर्टेबल हो जाते हैं। हाँ, हमें फोन कॉल, जी बिल्कुल, हमें फोन आता है डॉक्टर साहब बच्चा माशाल्लाह बेहतर हो गया और बुखार उसका टूट गया। लेकिन यहाँ पे सारी एहतियात बुखार टूटने के बाद शुरू होती है। बिकॉज एहतियात क्या है? देखिए, वार्निंग साइंस को पिक करना। पहली तो बात ये कि जब आप डेंगू फीवर के लिए आपको शक पड़े कि डेंगू बुखार है और डॉक्टर ने कहा है तो लाजिम उसका CBC और जो मुतल्लिका टेस्ट है बुखार के दौरान NS1 टेस्ट होता है वो करवाया जाए। जब आप CBC करवाते हैं तो सीक्वेंशियल CBC रिक्वायर्ड होते हैं। प्लीज एक CBC से आप डोज मत खाइए। अगर आप बहुत शुरू के दिन में, लेट से आप पहले दिन CBC करवा लें तो इस बात का इम्कान है कि अभी आपके प्लेटलेट इशारा ना दे रहे हों कि डेंगू बुखार है और उसमें आप धोखा खा जाएं। चुनाचे आपको 1, 2, 3 सीक्वेंशियल CBC कराने चाहिए और प्लेटलेट का कम होना और वाइट ब्लड सेल का कम होना आपको इशारा देना शुरू हो जाता है कि डेंगू बुखार है। बुखार की शिद्दत के दौरान आप NS1 जो प्रोटीन होती है डेंगू की उसका आप टेस्ट करवाते हैं और उसका मुस्बत आना आपको इशारा दे देता है कि डेंगू बुखार है। अब एहतियात शुरू होती है कि बुखार टूटेगा कहाँ। वहां पे जब टूटने के करीब आता है कुछ बच्चों को जिनमें वार्निंग साइंस आते हैं, शदीद पेट में दर्द शुरू हो जाती है कई बच्चों को। अच्छा। उनको आप समझिए जिसका ब्लड प्रेशर लो होने से चक्कर आना शुरू होते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। उल्टियाँ इतनी शदीद शुरू हो जाती हैं कि अस्पताल जाए बगैर चारा नहीं होता। कई बच्चे बाकायदा जो हैं वो सुस्त हो जाते हैं, निढाल हो जाते हैं। अगर कोई डॉक्टर उनको देख सके, फैमिली फिजिशियन, तो नब्ज कमज़ोर हो जाती है। ब्लड प्रेशर उनका अगर चेक हो सके, मसलन जो 12-13 साल के बच्चे हैं उनका आम कफ से भी ब्लड प्रेशर चेक हो जाता है। उसमें ऊपर वाले ब्लड प्रेशर और नीचे वाले ब्लड, हम कहते हैं ना 120/80 है, इसके दरमियान का फासला है 40। 120 - 80 = 40। अगर ये फासला कम होना शुरू हो जाए, आप कहें जी 100/70 है, इसका मतलब 30 का डिफरेंस है। अगर वो इससे कम आके 25 हो गया, 100/75, वंस अगेन दिस इज अ वार्निंग साइन। और फिर पेशाब ना आना, ठीक है, यानी वालिदैन आके कहते हैं डॉक्टर साहब इसको काफी घंटे हो गए बच्चे ने पेशाब नहीं किया। डिहाइड्रेशन की निशानियां आनी शुरू हो जाती हैं, हालांकि डायरिया भी नहीं होता। और ये होता क्यों है ये भी जानना जरूरी है कि डेंगू के क्रिटिकल फेज में जो 48 घंटे का होता है लीक फिनोमेना होता है। लीक का क्या मतलब है? रिस्क जाना, जिसका हम कहते हैं फलां जगह से पानी रिस्क के बाहर आ गया। तो जो खून की नाड़ें हैं, आर्टरीज हैं, उनका अगला जो छोटा वर्जन है कैपिलरीज हैं। डेंगू का वायरस जो उसमें एक खलल पैदा करता है कि कैपिलरीज के चैनल खुल जाते हैं और लाल खून के अलावा जो सफेद खून का पोर्शन होता है, व्हाइट प्लाज्मा, वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें से रिस्क के बाहर निकलना शुरू हो जाता है। देखिए, हमारा ब्लड प्रेशर अंदर मेंटेन्ड है सर्कुलेशन से। अगर सर्कुलेशन ऊज आउट कर जाए और वो शरियानों में से बाहर निकलना शुरू हो जाए तो ब्लड प्रेशर ड्रॉप करना शुरू करता है। चुनाचे बच्चों में पसीने आने शुरू हो जाते हैं, ठंडे होने शुरू हो जाते हैं। और जो छोटे बच्चे हैं, मसलन साल से नीचे,
उन बच्चों में बेचैनी, इरिटेबल, इनकंट्रोलेबल, कि वालिदैन को ये समझ, बच्चा देखिए 1 साल का बच्चा तो हेडेक नहीं बता सकता, तो उनको बहुत ज्यादा आप समझे एहतियात करनी चाहिए। और घर में किसी बड़े को हो तो समझना चाहिए कि उसको अपने आप को ऐसे आइसोलेट करना है कि वो बच्चों से दूर हाँ, रहे कि कोई मच्छर काट के फिर दोबारा बच्चे को ना काट सके। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, ये तो बड़ी आपने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है और अमूमन इसको मिस रीड करते हैं, जिसकी वजह से हम फिर मिस ट्रीट भी कर लेते हैं। अच्छा, अब आपने कहा कि बुखार टूटने के बाद की एहतियात भी है, जो आपने 48 घंटे साइन एंड सिम्टम्स को बड़े गौर से, बड़े क्लोजली वॉच करना है। डॉक्टर साहब, हम यहाँ पर अक्सर पैनिक कर जाते हैं, व्हेन टू गो टू हॉस्पिटल, डॉक्टर के पास कब जाना है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उस हवाले से बताइएगा कि कौन से साइन एंड सिम्टम्स नमूदार हो रहे हो तो प्लीज घर में उसको ट्रीट मत करिए, आप डॉक्टर के पास जाइए और उनसे एडवाइस लीजिए कि अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करना है। देखिए, 2 किस्म के हमारे पास यहाँ केसेस आ सकते हैं। एक वो जिनको डेंगू कंफर्म हो चुका, और एक वो जो बेखबरी में भी डेंगू का टेस्ट नहीं कराया और उनको एहसास तीसरे चौथे दिन हुआ जब बुखार उनका टूटने के करीब आया। हर 2 सूरत में जिनको कंफर्म हो चुका, वो जब उनका बुखार 3, साढ़े 3 दिन, 4 दिन के करीब हो जाए तो वो डॉक्टर को रेगुलर विजिट करना शुरू कर दें। और वार्निंग साइन, जिसका मैंने कहा, मैं दोबारा दोहराता हूँ कि अगर बच्चा कहे पेट में दर्द है और दर्द की जगह बुनियादी तौर पे दाएं तरफ पसली के नीचे जिगर की जगह होती है, यहाँ पे शदीद दर्द हो, उल्टियां बेशुमार आए, बच्चा बेचैन हो, उसका ब्लड प्रेशर लो हो रहा हो, चक्कर आ रहे हो, पेशाब ना कर पा रहा हो, सुस्त हो रहा हो, निढाल हो रहा हो, डिहाइड्रेशन के साइंस हो, ये अलार्मिंग साइंस हैं। कोशिश होनी चाहिए कि आखिरी उस टाइम से पहले या तो वो डॉक्टर से पहले ही रुजू कर लें। और हम कई बच्चों को अपने पास अस्पतालों में असूल इस वक्त जो गवर्नमेंट ने हमें दिया और बहुत ही अच्छी बात हमें समझाई, जो आप समझे वो डिएग जो गाइडलाइंस हैं जिनको हम फॉलो कर रहे हैं, उसके मुताबिक प्रोबेबल केस हम दाखिल कर रहे हैं। यानी एक होता है सस्पेक्ट कि मुझे शक है कि डेंगू है, उसका सीबीसी करवाया, उस पर इशारा आ गया प्लेटलेट काउंट 1 लाख से नीचे और वाइट ब्लड काउंट 4000 से नीचे, आपने कहा ये प्रोबेबल हो गया। अब इसका मतलब ये हो गया इम्कान। अब शक से जब इम्कान पे गए तो इम्कान वाला बच्चा दाखिल कर लिया हमने और उसके बुखार के ऊपर निगाह रखनी शुरू कर दी और उसी का NS1 करवा लिया। जब NS1 पॉजिटिव आ गया तो अब वो हो गया कंफर्म, यानी वो पक्का हो गया। तो शक प्रोबेबल केसेस को भी एडमिट कर रहे हैं ताकि क्लोजली 100% प्रोबेबल केस एडमिट हो हम कर रहे हैं इस वक्त। उसकी वजह ये कि अगर बच्चे को आप भेज देते हैं, स्पेशली अगर 1 दिन का बुखार है प्रोबेबल का, तो उसमें आप 1 दिन 2 दिन भेज सकते हैं, बच्चे को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर 3 दिन का बुखार ऑलरेडी हो चुका और आप प्रोबेबल को क्लोज टू डेंजर हैं कि अब इनको बुखार वो रात 2 बजे भी टूट सकता है, रात 1 बजे भी टूट सकता है। अगर वालिदैन सुबह तक या लेट हॉस्पिटल पहुंचे तो पता चलता कि बच्चा ऑलरेडी लीक में जा चुका। सही, यानी कि कॉम्प्लिकेशंस हो चुकी हैं। तो ऐसे में आपने डॉक्टर साहब की बातें बड़े एहतियात और बड़े गौर से सुननी है और बच्चों की हेल्थ जो है वो किसी तौर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। फिर अगला सवाल हमारा ये आता है डॉक्टर साहब कि बच्चों को खाना क्या है, उनकी इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए या उनकी बॉडी की जो एनर्जी ड्रेन हो रही है उसको वापस लाने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर होती हैं। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। बच्चों में डेंगू बुखार के हवाले से आज हम स्पेशल ये प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक हर एक इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंचाई जा सके। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम बच्चों की डाइट के ऊपर आएँ या खुराक के ऊपर आएँ कि इतना ज़्यादा बुखार है तो करना क्या क्या चाहिए, और आपने जैसे कहा कि बेसिक मेडिकेशन से फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, बुखार नहीं टूट रहा होता, तो उसमें आप किस तरह से उसको हैंडल कर सकते हैं। मदर्स बेचारी जो बड़ी परेशान हो जाती हैं उनके लिए 2-4 टिप्स आप अगर बता दें। देखिए, किसी भी बीमारी, किसी भी बुखार में खुराक बहुत अहम रोल प्ले करती है और बड़े हों या बच्चे, हमें भी सबको, किसी को खुदा ना खास्ता 102 बुखार हो तो खाने पीने की कैफियत आपको मुंह का जायका मुंह का जायका खराब हो जाता है, भूख आपकी कम हो जाती है, कोई दवा आप खाएं उसका जायके से आपको तंगी होती है, कोई अगर आप एंटीबायोटिक किसी इन्फेक्शन में लेते हैं उससे भूख मरती है। तो इस सूरत हाल में जो जनरली हम पेरेंट्स को समझाते हैं कि आप, जितना माँ के ज़हन में होता है कि मेरे बच्चे को मैं रूटीन में इतना नाश्ता देती हूँ, इतना दूध पिलाती हूँ, इतना फीडर फलां जाता है, उसकी मिकदार में खातिर खा कमी ला के वक्फे से थोड़ा थोड़ा, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल आपने एक वक्त में 1 या 2 बिस्किट दिए जिससे थोड़ी कैलोरीज गई, फिर कोई घंटा 1.5 ठहर के कोई कोई फ्रूट आपने बनाना या एप्पल थोड़ा सा दे दिया, उसकी मिकदार कम रखिए, वक्फा उसको आप समझिए कि नैरो कर लें और थोड़ा थोड़ा, ताकि ग्लूकोज लेवल बच्चे का मेंटेन रहे और बीमारी से मुकाबला करने में आसानी हो। तो रही खुराक, तो ज़्यादातर ऑब्वियसली जब बच्चा
बहुत ज़्यादा बीमार होता है तो आसानी से खा नहीं पाता। जो पहले 2 साल के बच्चे अगर मदर फीड पे हों और वो फीड ले रहे हैं तो आप समझिए हमारा काम हो जाता है। उसके बाद वाले बच्चे भी अगर थोड़ा सा दूध पी लेते हैं या आप समझिए कि एग वगैरह प्रोटीन डाइट जो है वो थोड़ी थोड़ी मिकदार में ले लेते हैं, कुछ सीरियल ले लेते हैं, कुछ फ्रूट ले लेते हैं, तो उससे आपकी आप समझिए कैलोरीज और विटामिन्स का लेवल मेंटेन रहता है और आप वो उसको मैनेज कर सकते हैं। आई नो इट्स डिफिकल्ट, माओं के पास इसमें बहुत से सवाल होंगे बिकॉज माएँ ये कहती भी आती कि डॉक्टर साहब एक दाना भी मुंह में बच्चा नहीं ले रहा। तो आप उस वक्फे का फायदा उठाइए जहां पे आपने उसको पैरासिटामोल दी, उसका बुखार थमा और वो एक चंद लम्हे आपको मिल सकते हैं जहां अगला बुखार आने से पहले आप उसको थोड़ा खिला पिला यानी कि 3 मील्स अ डे से आप 6 या 7 मील्स पर भी जा सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी उसको कम कर दें और थोड़ा थोड़ा तो है आपको फीड कराते रहना चाहिए, यही जरूरी है आपके बच्चे के लिए। देखिए जहां मैं छोटी से आपके जुमले से मैंने एक बात मैं अपना नाज़रीन के लिए बताना चाहूंगा कि बच्चों के मील्स की क्वांटिटी या जिसको मील फ्रीक्वेंसी कहा जाता है वो हमेशा फ़र्क होती है। मसलन एक 6 माह से 7 माह का बच्चा दिन में 2 मरतबा मील लेगा, 7 से 8 माह 9 माह का बच्चा दिन में 3 मरतबा लेगा, 10 से 1 साल के दरमियान आप करीबन 3 से 4 मरतबा चले जाते हैं, साल के बाद आप 4 मील और 3 स्नैक्स पे चले जाते हैं। तो क्वांटिटी मील की हर एज में फ़र्क होती है। 3 मील हम जनरली बच्चों के लिए एज वाइज उस तरह नहीं कहते, हम चाहते हैं कि वो ज़्यादा भी ले सकते हैं तो वक्फे से वो खाते रहें ताकि उनकी थोड़ी थोड़ी मिकदार है वो पूरी। हाँ जी, क्योंकि अगर माँ ये सोचेगी कि मैं जितनी मिकदार रूटीन में खिलाती थी और मैं उसको उतनी दे दूं तो शी विल जनरेट वॉमिटिंग और उसको वो उसकी बेचैनी में इजाफा करे। बिल्कुल सही। एंड स्पीकिंग ऑफ विच, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि वॉमिट स्टार्ट हो जाती हैं और ये प्रॉब्लम अक्सर ऐसे भी होता है कि हम घरेलू टोटके यूज़ करना शुरू कर देते हैं। बहुत से घरेलू टोटके हम बच्चों पे भी अप्लाई करना शुरू कर देते हैं कि फ़लाँ दरख्त के, मैं अब नाम भी नहीं लूँगी, फ़लाँ दरख्त के पत्तों का जूस निकाल लें, फ़लाँ के बीज जो हैं वो बच्चों को खिलाना शुरू कर दें। डॉक्टर साहब ये हेल्दी है या इस चीज़ को रोकना होगा हमें? देखिए इसमें 2 अलहदा पहलू हैं। एक तो कल्चरल विजडम है कि आप बच्चों को कोई फल के पत्ते या कोई ऐसी चीज़ खिलाते हैं किसी मकसद से सेहत याब रखने के लिए, आप देसी खुराक पे रहना चाहते हैं, वो एक अलहदा बात। अगर आपके जहन में ये है कि प्लेटलेट काउंट बढ़ाने के लिए, अब इसको समझिए, प्लेटलेट काउंट की कमी तेजी से जब होती है तो वो आपको इशारा दे रही होती है कि ये वो बच्चा है जो लीक में जा सकता है। मसलन प्लेटलेट काउंट आपका 30,000 पर डे से ज़्यादा फॉल करना शुरू हो जाए, आज आपने देखा 170 था, कल देखा वो 1 लाख हो गया, परसों देखा वो 60 हो गया, इसका मतलब ये कि ये वो बच्चा है जो बहुत रैपिडली जिसके प्लेटलेट ड्रॉप कर रहे हैं, इसके लीक फेज में जाने के इम्कानात ज़्यादा हैं। और प्लेटलेट आपको ये इंडिकेशन देते हैं, बजाते खुद प्लेटलेट की कमी डेंगू के किसी प्लान में वर्क नहीं करती और ना ही प्लेटलेट को बढ़ा देने से डेंगू का कोर्स चेंज होगा। तो जिनके जहन में ये है कि हम उसके, हमें फ़ोन कॉल आती है तो मरीज परेशान होते हैं, डॉक्टर साहब उसके प्लेटलेट 50,000 हो गए, तो उनका ख्याल होता है कि ये प्लेटलेट की कमी बजाते खुद कुछ ऐसा कर देगी कि जिससे बच्चे को नुकसान, इसको बढ़ा देंगे। जी एग्जैक्टली। और उसमें देखिए इवन लोएस्ट ऑफ द प्लेटलेट्स पे 2,000 प्लेटलेट्स पे 4,000 प्लेटलेट्स पे बगैर प्लेटलेट लगाए हुए पेशेंट्स को मैनेज किया गया है। हाँ, इस चीज़ को वालिदैन घर में फैसला नहीं कर सकते, ना ये फैमिली फिजिशियन को इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना चाहिए। इसमें डेंगू एक्सपर्ट्स को, जो फैमिली फिजिशियंस डेंगू एक्सपर्ट्स हैं वो, और जो उसके अलावा जहाँ जहाँ डेंगू एक्सपर्ट्स हैं चाहे वो हॉस्पिटल्स में हैं, उनसे मशवरे के साथ मुनासिबत से चलना चाहिए कि कितने प्लेटलेट पे क्या डिसीजन करना है। लेकिन जनरली स्पीकिंग प्लेटलेट लगाने की ज़रूरत बहुत ही खास इंडिकेशंस में आती है, नॉर्मली नहीं आती। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब। अब ये भी बता दीजिए कि हॉस्पिटल कब रिपोर्ट करना है? जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि बुखार नहीं टूटता नॉर्मल मेडिकेशन से, क्या उसी वक्त बच्चे को हॉस्पिटल ले जाया जाए या इंतज़ार किया जाए? पैनिक जो एक अलार्म सिचुएशन है वो पेरेंट्स को कैसे पता? देखिए अपनी तमाम जो आसपास जो उनके करीबी डॉक्टर्स हैं जिनके पास पेशेंट्स जाते हैं, उन डॉक्टर्स को मैं जनरली यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो डेंगू की जो गाइडलाइंस हैं डीएक की, जो 2019 की फ्रेश गाइडलाइंस हैं, उनसे अपडेट होते रहे। आई एम श्योर इस वक्त हमारे फैमिली फिजिशियंस ने कोविड भी इतना अच्छा ट्रीट किया कि उसका बहुत बर्डन फिर हॉस्पिटल्स में नहीं आया। जी वो बहुत जल्दी उन्होंने अडेप्ट किया। उसका एडवांटेज ये हुआ कि वो हॉस्पिटल में उसका बर्डन नहीं आया। अभी भी डेंगू का बहुत बड़ा लोड फैमिली फिजिशियंस ने लिया हुआ है और जिसकी वजह से अस्पतालों में कंपैरेटिवली केसेस कम आ रहे हैं। तो वो उसमें सिर्फ यही है कि गाइडलाइंस के साथ अपडेट रहिए, जब बुखार 3 दिन 4 दिन और जहां टूटने की खबर हो वालिदैन से राब्ते में रहिए और टूटने के बाद वार्निंग साइंस को नोट करते रहिए। ब्लड प्रेशर की रीडिंग है, यूरिन
आउटपुट का होना है, बच्चे का आप समझिए कि जिसका मैंने वार्निंग साइंस पहले बताए, पेट दर्द, वॉमिटिंग वगैरह, उस हालत में से कोई भी साइन आए तो वो अपने सेटअप में जहाँ उसको कर सकते हैं ट्रीट एज पर गाइडलाइंस, या वो हॉस्पिटल, बिकॉज कहीं भी हॉस्पिटल सेटअप हो और कोई भी ट्रीटिंग डॉक्टर हो, जिसको सब्जेक्ट आता है उसको कहीं भी ट्रीट कर सकते हैं। बिल्कुल सही। सब्जेक्ट आता हो तो कहीं भी ट्रीट किया जा सकता है। खुदारा सेल्फ मेडिकेशंस के ऊपर मत जाइएगा, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारा कि हम किसी भी बीमारी को बिगाड़ देते हैं सेल्फ मेडिकेशन करके, और बच्चों में तो ये ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर साहब, इस पर आप क्या कहेंगे कि हम खुद से ही मेडिसिन देना? जी, देखिए, सेल्फ मेडिकेशन सिर्फ डेंगू के हवाले से नहीं है, हर हवाले से। प्लीज़ हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि शायद मेरे बुढ़ापे के लिए तो एंटीबायोटिक दस्तयाब है, जो नस्ल इस वक्त यंग है उसकी शायद थोड़ी अगली उम्र के लिए भी एंटीबायोटिक फ्रेश कोई नहीं आ रही, जो अवेलेबल है उनका रेजिस्टेंस डेवलप होता जा रहा है। हम टाइफाइड में ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि बच्चे वो सिंपल एंटीबायोटिक से जो 1980-90 की दिहाई में ठीक होते थे, वो 2000 की दिहाई में MDR पे आए और अब वो XDR पे आ गए। यूरिन इन्फेक्शन बच्चों में हमारे पास आती है, आप यकीन कीजिए कि सिवाय 1 या 2 ओरल एंटीबायोटिक्स के बाकी सारी इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स को सेंसिटिविटी आ रही है। उसकी वजह ये कि हर कोई ये चाहता है कि उसका बच्चा फ़ौरन ठीक हो जाए, और वो जनाब उसके लिए एंटीबायोटिक्स का बेजा इस्तेमाल, और ज़रा सा गला ख़राब हुआ ओवर द काउंटर आप खरीद लेते हैं, जो दुरुस्त नहीं है। और यहाँ मैं जो पहले एक बात कर रहा था उसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि लीक को कंफर्म करने के लिए आप अल्ट्रासाउंड, जो पेट का अल्ट्रासाउंड है, बिकॉज जब लीक होगी तो पानी फेफड़े के उसमें झिल्लियों में चला जाता है और वो नजर आना जी वो अल्ट्रासाउंड पर नजर आ जाता है, पेट की झिल्लियों में चला जाता है। तो जहाँ जहाँ ये सहूलतें मौजूद हैं कि अल्ट्रासाउंड हो सके, CBC हो सके, खून गाढ़ा हो जाता है जिससे एक वैल्यू हेमाटोक्रिट कहलाती है जो बढ़ना शुरू हो जाती है, प्लेटलेट कम होते चले जाते हैं, ब्लड प्रेशर नैरो होता चला जाता है। इन अलामात की मदद से तमाम जगहों पे लोग इसको मॉनिटर भी करते हैं और यूरिन आउटपुट के साथ साथ लेके चलते हैं कि कितनी, जब यूरिन आप समझिए जब लीक हो रहा होता है ना, आप बहुत ज़्यादा पानी पिलाना शुरू कर दे, बुखार टूटता है, लोग हमारे पास आते हैं 2-2 लीटर पानी पिला चुके होते हैं। अब इतना पानी पिला देते हैं, जितना पिलाते जाएंगे वो लीक करता जाएगा। चुनाचे उस वक्त कॉम्प्लिकेशन जी, वो जब वो लीक, देखिए जब वो लीक वापस होगी ना, क्योंकि वो पानी जो फेफड़ों में या पेट में गया उसने वापस खून में जाना है, सर्कुलेशन में। लेकिन डॉक्टर साहब ये कहा जाता है कि फ्लूइड्स का इंटेक बढ़ा देना चाहिए, वो पानी हो, वो जी मैं उसी तरफ आने लगा हूं ना। देखिए अब यहाँ बात आती है कि आपने सेल्फ कितना करना है और डॉक्टर पे कितना जाना है। ठीक है, द पॉइंट इज कि अगर आप सेल्फ उसको बहुत सा पानी पिला दें और वो लीक भी उतनी चल रही हो तो सारा पानी लीक हो जाएगा। तो ये फैसला अपने पे मत रखिए ना, इस फैसले को आप अपने फिजिशियन के पास, अपने हॉस्पिटल के पास, अपने करीबी मुआलिज के पास ले जाइए, अल्ट्रासाउंड से पता लगता रहे और यूरिन आउटपुट को साथ साथ देखते हैं और कितना पानी उसको देना है, उसका बाकायदा DIAC गाइडलाइंस में एक ग्राफ है, उस ग्राफ के मुताबिक पानी दिया जाता है और जितना यूरिन निकलता है 0.5 to 1 ml पर kg पर आवर बच्चों में यूरिन आउटपुट को रखा जाता है। 1 से ऊपर जाए तो ड्रिप कम कर दी जाती है, 0.5 से नीचे जाए तो ड्रिप जाती है। अगर बच्चा खुदा ना खास्ता इससे भी कम बुरी हालत में आ जाए कि ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर रहा है तो उसको एक बोलस का मतलब होता है इकट्ठा फ्लूइड दे दिया जाता है। लेकिन घर से निकलते वक्त आपने कोशिश ये करनी है कि एज अर्ली पहुंचिए और फिर डॉक्टर पे छोड़िए कि वो गाइडलाइंस के मुताबिक कैसे उसको मैनेज करें। डॉक्टर साहब ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है और वो तमाम पेरेंट्स की बात सुन लें जो बच्चों को हेल्दी देखना चाहते हैं कि ज़्यादा पानी पिलाना भी उनके लिए ख़तरनाक हो सकता है। तो इवन पानी भी कितना देना है ये आपने डॉक्टर से पूछ के देना है। तो खुदारा अपने बच्चों की सेहत को ख़तरे में मत डालिए। ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो आज हमने आपको अवेयरनेस दी है इसको रट लीजिए, अजबर कर लीजिए, तभी आपके बच्चे जो हैं वो बच सकते हैं इस बीमारी से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और डेंगू बुखार अगर हो रहा है आपके बच्चों को तो इन तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आप अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चे को हेल्थ की तरफ जाते हुए दोबारा देखेंगे। इसी के साथ नाज़रीन हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन कोविड के दौरान एक चीज़ लोगों ने बहुत ज़्यादा मिस की और वो था ट्रैवलिंग, कि आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे, आप एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे, आप हॉलीडे डेस्टिनेशन जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ नहीं जा पा रहे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे कोविड कंट्रोल हुआ लोगों ने अब प्लान करना शुरू कर दिया है और ये मौसम वैसे भी बड़ा फिजिबल समझा जाता है कि आप अपनी हॉलीडे डेस्टिनेशन जो हैं उसको सेलेक्ट करें, वहाँ पर अपना पूरा बाकायदा प्लान लें और फिर वो प्लान जो है वो सस्ता भी होना चाहिए। ये हमारी बड़ी ख्वाहिश होती है। मैं खुद बहुत ट्रैवल भी करती हूँ लेकिन मुझे भी बड़ा शौक होता है कि मैं
ढेर सारी जगह देखूं लेकिन मेरा बजट जो है वो इकोनॉमिकल रहे। कैसे इसको पॉसिबल बनाया जा सकता है? कौन कौन सी डेस्टिनेशंस जो है वो आजकल फिजिबल जा रही हैं? पाकिस्तान से अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, लाहौर से ट्रैवल कर रहे हैं, और फिर आप अपने पैसे कैसे बचा सकते हैं, ये सारा प्लान जो है वो हमें करके देते हैं जी ट्रैवल 92 वाले। और हेड ऑफ ट्रैवल 92 नवीद मलिक साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, तो कोशिश करेंगे उनसे वो सारी बातें आप तक पहुंचाएं और आप जो अपना ट्रिप प्लान कर रहे हैं उसमें आप अपने पैसे भी बचा सकें और ढेर सारी चीजें भी देख सकें। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड अब दोबारा से लोगों में चूंकि कोविड अब थोड़ा रिलैक्सेशन आ रही है और लोग निकलना चाह रहे हैं, लोग ट्रैवल करना चाह रहे हैं, सो कौन कौन सी कंट्रीज ने सबसे पहले तो बताइएगा कि एंट्री ओपन कर दी है पाकिस्तान? बिल्कुल, मैं आज आप आ रहा था तो आते हुए सोच रहा था काफ़ी खुशी के साथ कि हमने लास्ट प्रोग्राम किया और हम बताते थे कि दुनिया बंद हो रही है, लॉकडाउन की तरफ जा रही है, चीज़ें सब क्लोज हो रही हैं, बिल्कुल कहाँ क्वारंटीन करना है, एग्जैक्टली। और अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया ओपन होना शुरू हो गई है। 60 to 70% ट्रैवल ओपन हो चुका है और लोग जो बिल्कुल एक तरह से कैद थे या कहीं जा नहीं पा रहे थे, जो ट्रैवलर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, स्टूडेंट इवन के, वो अब आहिस्ता आहिस्ता देखें सभी अपने अपने डेस्टिनेशन से दोबारा से जाना शुरू हो गए हैं। उनके इस वजह से एकदम से ट्रैवलिंग जो पीक पे आई है, वैसे भी पीक सीजन ये गिना जाता है ट्रैवलिंग का, तो टिकट्स भी बहुत महंगी होगी, नायाब हो गई, होटल्स नायाब हो गए हर तरह से। उसके बावजूद कोशिश करते हैं हम कि किसी न किसी अच्छी तरह से मैनेज करें लोगों को। आजकल एक तो ट्रैवलिंग का बहुत तेज सीजन स्टार्ट हो चुका है कि दुनिया में अगर आप देखें तो दुबई बहुत हॉट डेस्टिनेशन गिना जाता है ऑब्वियसली, और इस सीजन में स्पेशली नवंबर दिसंबर एक्सपो स्टार्ट हो गई, वहां पर वर्ल्ड कप चल गया, वहां पर वर्ल्ड कप स्टार्ट है, वहां पे दुनिया ट्रैवल कर रही है वहां पर आने के लिए। और सबसे मजेदार मौसम दुबई जाने का, दुबई का यही नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी ये सीजन होता है और 6 माह के लिए एक्सपो वहां पे स्टार्ट है। तो लोग जो है काफी ज्यादा ट्रैवल करना चाह रहे हैं और उन्हें एक तो ये कि वीजा एक्सेस इजीली मिल जाती है दुबई के लिए, कोई इतना इशू नहीं होता शॉपिंग के हवाले से भी और चीज़ों के हवाले से भी। तो लिहाजा हमारी कोशिश होती है कि हम इसे मिनिमम से मिनिमम लोगों को करके दें, किसी तरह से मैनेज करें, होटल्स अच्छे करके दें, टिकट्स उन्हें सस्ती दें। टिकट्स फ्रैंकली बहुत महंगी हैं आजकल, ट्रैवल के लिए टिकट्स बहुत महंगी हैं, मगर आहिस्ता 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 ये रूटीन में आ जाएंगी क्योंकि एकदम से जो बैकलॉग था जाने वाले लोगों का वो अब जाना स्टार्ट हो गया है। तो जैसे जैसे थोड़ा सा ये स्लो होगा सीजन, ये वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा और ट्रैवलर फिर जो दिसंबर की जो पीक ट्रैवलिंग वैसे ही होती है, मगर कुछ बेहतरी आ जाएगी इसमें। ठीक है, और बेहतरी आ जाएगी, इस पर हम बात करेंगे। कर रहे थे हम एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और नवीद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, हेड ऑफ ट्रैवल 92, और उनसे हम जान रहे हैं कि कहाँ पर जाना जो है वो इस सीज़न में आपके लिए बेहतर रहेगा। सो जैसे आपने कहा कि अब आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह हम ट्रैवलिंग ओपन हो रही है पूरी दुनिया में। लाहौर से अगर आपने ट्रैवल करना है तो अगर टॉप 3 डेस्टिनेशंस का हम जिक्र करें जहाँ पर लोग ज़्यादा जाएँ और बेहतर उनको वो इंजॉय भी कर सकेंगे और अपने पैसे भी बचा सकेंगे। बिल्कुल, इस सीज़न में तो टॉप 3 जो डेस्टिनेशन आप कहेंगे, क्योंकि विंटर स्टार्ट हो रहा है तो यूरोप साइड पे जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इवन के आप नवंबर में टर्की ट्रैवल भी कर सकते हैं, मगर दिसंबर जनवरी में नहीं आप वहां पे ट्रैवल करते। टॉप डेस्टिनेशन में सिर्फ आपको बर्फ ही नजर आएगी। बिल्कुल, मिडिल ईस्ट में आपके पास दुबई ऑप्शन है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में दुबई में पूरी दुनिया ही सीजन में वापस आ जाती है। इवन के जो फॉरनर्स हैं, गोरे हैं, वो भी दुबई में विंटर अपना वहां पे स्पेंड करते हैं आके। इसके अलावा हमारे पास थाईलैंड ओपन हो रहा है, 1 जनवरी से थाईलैंड ओपन हो जाएगा। थाई एयरवे स्टार्ट हो जाएगी, पाकिस्तान से 2 साल से उन्होंने ऑपरेशन सस्पेंड किया था अपना, वो भी स्टार्ट हो जाएगी। वो भी एक अच्छा डेस्टिनेशन है टूरिस्ट के लिए, इकोनॉमिकल जो कि हम गिनते हैं इस डेस्टिनेशन को। श्रीलंका हो गया, मौसम भी अच्छा हो गया, मतलब श्रीलंका हो जाएगा, थाईलैंड हो जाएगा, मलेशिया हो जाएगा, ये सीजन इधर जाने के लिए अच्छा है। और उसके बाद दुबई है, सही, उसके बाद दुबई जा सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यू आर द बेस्ट सेलर ऑफ एमिरेट्स एंड कतर एयरवेज, इसकी क्या वजह है, कैसे मैनेज करते हैं आप? देखिए, हमारे पास ये आपकी सेल पे डिपेंड करता है। हम एक सेल का टारगेट लेते हैं, उनसे सेल हम इतनी कर देते हैं, हमें उसमें बेस्ट जो होता है वो ऑप्शंस देते हैं सेल करने के लिए। हमारे पास अच्छे फेयर्स हमें वो देते हैं मार्केट में, जो कि शायद लाहौर में 2 से 3 4 लोगों के पास वो फेयर होंगे। ठीक है, 500 या 1000। इससे भी फर्क पड़ता है कि आपका कौन सी आप ट्रैवल एजेंसी ऑप्ट कर रहे हैं, और अगर आप ट्रैवल 92 ऑप्ट कर रहे हैं तो आपको स्पेशल डिस्काउंट पे मिलेगा, जो एयरवेज आपको देते हैं। बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल। अभी तो फेयर बहुत ज्यादा थे, लिमिटेड ऑपरेशन था फ्लाइट का, 20% था, फिर 50% किया एनसीओसी ने। उसके बावजूद जो फेयर थे वो 2 से 3 गुना ज्यादा फेयर थे। मैं यहाँ पे खसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करूंगा अपने CEO साहब का कि वो एक दर्दमंद दिल रखने वाले इंसान है। जब उन्होंने देखा कि इतनी महंगी टिकट्स मिल रही हैं तो उन्होंने डेली बेसिस पर ये न्यूज़ चलानी शुरू कर दी थी।
सिटी न्यूज़ नेटवर्क के तमाम चैनल्स पर। और आहिस्ता देखिए 31 सितंबर तक ये बैन था फ्लाइट्स का, जो कि अब 10 नवंबर से 100% ऑपरेशन होने जा रहा है। 10 नवंबर के बाद होगा कि जब फ्लाइट्स सिस्टम में पूरी आ जाएंगी, 100% ऑपरेशन बहाल हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली फेयर्स भी कम हो जाएंगे, फेयर्स भी कम हो जाएंगे। ट्रैवलर्स को फायदा होगा, उन लोगों को फायदा होगा जो इतनी महंगी टिकट खर्च के जाते हैं, वो उनका 50% तकरीबन सही है ऑब्वियसली, क्योंकि आपको सोशल डिस्टेंस रखना पड़ता था, तो जो 50% जहाज खाली जा रहा था उसका प्रेशर भी उन 50% पे जाता था जो उस पर ट्रैवल कर रहे थे। तो ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात किया कि अब आहिस्ता आहिस्ता जब 100% फंक्शनल हो जाएगा तो टिकट फेयर्स जो हैं वो खुद ब खुद नीचे आ जाएंगे। अच्छा नवीद, बहुत से लोग जो हैं वो ट्रैवल करना चाहते हैं विद इन कंट्री टाइम बचाकर। हमारी डोमेस्टिक जो फेयर्स हैं वो भी उसका ग्राफ जो है वो काफ़ी ऊपर चला गया था, क्या उसके इम्कानात हैं कम होने के? देखें डोमेस्टिक फेयर्स बहुत अच्छे थे, 7,000, 6,000 फिर 8,000 तक चला गया। जो ये बिल्कुल रिसेंटली विद इन 1 मंथ ये फेयर डबल हो गए हैं, 14,000 से 15,000। इस पे हुकूमत को चेक एंड बैलेंस रखना होगा। वो एयरलाइन से पूछें कि इतनी महंगी आप टिकट्स क्यों दे रहे हैं, मगर इस पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, आपको रिट नजर नहीं आ रही है। इवन के डोमेस्टिक में एयरलाइंस की कारकर्दगी भी डे बाय डे उनका ग्राफ गिरता जा रहा है। सरीन बहुत अच्छी एयरलाइन थी, स्टार्ट में आई है, बहुत अच्छी एयरलाइन थी, बहुत अच्छे उसके फेयर थे, मगर रिसेंटली उसने भी अपने ग्राफ को बिल्कुल डाउन कर दिया है। एयरसेल एक नई एयरलाइन आई हुई है, वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहे हैं और अच्छा उनकी सेलिंग भी अच्छी हो रही है। ये हमारा नेशनल कैरियर, हमारा फ्लैग है, हमारी ख्वाहिश होती है कि ये भी कुछ अच्छा करें, मतलब है कि मगर उनकी तरफ से कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा कि वो आवाम को भी रिलीफ दें, कुछ फ्लाइट्स ऑपरेशन अपना बहाल करें। तो दुआ कर सकते हैं हम इनके लिए। और आजकल आप अगर कोई भी मिनिमम टिकट कराची के लिए लेंगे तो आपको 14 से 15,000 में ही मिलती है वन वे, जो कि 1 मंथ पहले रिटर्न थी। करने की जरूरत है, जो रिटर्न थी, आपने सही कहा। अगर आप हमें बता सकें कि आप को कांटेक्ट कैसे किया जा सकता है? अब लोगों ने बातें तो सुन ली हैं, आप एक्साइटेड भी हो गए हैं कि हमें सस्ती टिकट्स पे मिल जाएंगी, तो कैसे आप? बिल्कुल, हमें फॉलो कर सकते हैं, वो सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, ट्रैवल 92 में, ईमेल्स उसमें हमारी वेबसाइट पे भी आ सकते हैं। वो नंबर्स भी हमारे आ रहे होते हैं बार बार स्क्रीन पे, उस पे हमें इंतजार किस बात का है जी? फौरन कांटेक्ट करिए और अपने पैसे बचाइए और अपनी एक जिसे कहते हैं ना ड्रीम हॉलीडे जो है वो एंजॉय करके आए। ट्रैवल की जो पाबंदी थी उसने बहुत से लोगों को डिसअपॉइंट किया हुआ था। आई थिंक वो एनर्जी वापस लाने की जरूरत है और अगर आप ये प्लान कर रहे हैं तो जरूर रब्ता करें ट्रैवल 92 पे। नवीद, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और इसी के साथ नाज़रीन हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जिसमें हम मंडी की सूरत हाल देख लेते हैं कि सब्जियों और फलों की क्या है। मायदा हमारे साथ मौजूद है इस वक्त मंडी में मौजूद। मायदा, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस टाइम मैं टाउनशिप की सब्जी मंडी में मौजूद हूँ। हर चीज़ जो है वो रोज़ देखने में नज़र आता है कि कभी ये चीज़ महंगी हो गई है तो कभी ये चीज़ महंगी हो गई है। हमारी गरीब आवाम जो है बेचारी हर रोज़ जब सुबह उठती है तो उसके लिए कोई ना कोई चीज़ ऐसी महंगी हुई होती है और फिर उनको देखकर वो काफ़ी ज़्यादा उनको परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। हमारी जो लोअर क्लास के लोग हैं, गरीब आवाम है, उनके लिए सब्जियां जो हैं वो भी ख़रीदना उनकी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो गई हैं। पहले मटन, चिकन, बीफ ये सब चीज़ें उनकी जो है वो ख़रीदने से दूर हुई, वो नहीं ख़रीद सकते। ये होता था कि पहले चिकन खा लेते थे, लेकिन अब सब्जियां जो हैं वो भी उनकी पहुंच से दूर हो गई। मेरे पास कुछ सब्जियों के रेट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि सब्जियाँ जो है वो सब्ज़ी मंडी में किस भाव जो है वो फ़रोख्त हो रही हैं। यहाँ पर जो प्याज है वो 70 से 80 रुपये जो है वो फ़ी किलोग्राम फ़रोख्त हो रहे हैं। लहसुन जो है वो 160 से 170 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। अदरक जो है वो 255 से 260 रुपये जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। इसके साथ ही आलू जो हर सब्ज़ी में इस्तेमाल किया जाता है, आलू जो है वो हर चीज़ में यूज़ किया जाता है, वो 70 से 80 रुपये वो भी फ़रोख्त हो रही है। फूल गोभी जो है वो 75 से 80 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है। टमाटर 60 से 70 रुपये ये भी फ़रोख्त हो रहे हैं। मटर जो हैं वो 200 से पहुंचकर 300 रुपये तक फ़रोख्त हो रहे हैं। और इसके साथ टिंडे जो हैं वो 140, भिंडी 90 रुपये, शिमला मिर्च जो है वो 205 रुपये, करेले जो है वो 200 रुपये फ़रोख्त हो रहे हैं। ये वो सब्जियां हैं जो एक आदमी बेचारा गरीब अगर उसने कम मायदा, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी। इसी के साथ नाज़रीन आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।